डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड ligands which binds to the central metal ion by the coordinate bond is called coordination number of central metal ion। एक बार फिर से देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट ligands which binds to the central metal ion by the coordinate bond is called coordination number of metal ion और central metal ion। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था। इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जितने एक दंतुर लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, उन एक दंतुर लिगेंड की संख्या को उस केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी भी संकुल यौगिक में या किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जितने भी एक दंतुर लिगेंड उप सहसंयोजी बंध द्वारा संलग्न होते हैं, उन एक दंतुर लिगेंड की संख्या को उस केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर आपके सामने एग्जाम्पल है, ये देखिए AgCN ट्वाइस 2 नेगेटिव। इसमें आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में, इस संकुल में, इस Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या कितनी है। तो देखिए, इस मेटल के साथ केवल 2 मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच्ड हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा डियर? 2, यानी इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? 2। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इस मेटल से 4 मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच्ड हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? 4। चलो ये 4 लिख दिया। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? देखिए NH3 के 4, एक NO2 और एक Cl, तो टोटल 4, 5 और 1 6, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा डियर? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, CONH3 5 CO3, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl। इसमें इस मेटल से देखिए 5 तो NH3 लिंक है और एक कार्बोनेटो यानी CO3 एक लिंक है। आपको पता है कार्बोनेटो पूरा एक ही मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो एक ये हो गया, 5 ये हो गए, टोटल कितना हो गया डियर? आपको पता है टोटल हो चुके हैं 6। तो यहां पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका। ये देखिए, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहे हैं, देखिए K3FeC2O4 का होल थ्राइज। अब मुझे आप ये बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सोचो, सोच लिया कितना है? आपको लगेगा कि इस मेटल से सिर्फ 3 ही लिगेंड अटैच्ड हैं, तो मैं कहूँगा सॉरी, इससे 6 लिगेंड अटैच्ड हैं। आपको पता है एक C2O4 में 2 डोनर साइट होती हैं। देखिए कैसे इस C2O4 के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखिए C, फिर C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3, अब ये बाकी है तो O कर दो और साथ में नेगेटिव लगा दो। इसी तरह से कार्बन की देखिए 1 2 3, ये 4 वैलेंसी हो गई, O नेगेटिव लगा दो। तो आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर है ये C2O4 यानी कि ऑक्सिलेटो का स्ट्रक्चर है। इसमें एक डोनर साइट ये है और एक डोनर साइट ये है, यानी कि इसमें एक डोनर साइट ये, एक डोनर साइट ये, यानी कि इसके अंदर 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ऊपर वाला है, एक ये है। ठीक है, यानी कि इसमें एक दंतु लिगेंड कितने? 2 हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि एक C2O4 में 2 मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, यानी कि 2 एक दंतुर लिगेंड होते हैं। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा डियर? 6। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6। ये देखिए, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अब इसका आंसर बता दीजिए।
इसमें CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सोचो। तो फिर आपके दिमाग में यही चलेगा कि 2 इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो मैं कहूँगा फिर से सॉरी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा फिर से 6। अब देखिए कैसे होगा 6। तो हम एक काम करते हैं, जो EN है इसका स्ट्रक्चर देखो आप, ये देखिए NH2 CH2 CH2 और यहाँ पर ये NH2। अब देखिए एक डोनर साइट इसमें ये है, एक डोनर साइट इसमें ये है, यानी इस तरफ से भी ये सेंट्रल मेटल आयन को, केंद्रीय धातु आयन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, और इधर से भी दे सकता है। तो उसमें डोनर साइट कितनी हो गई, एक तो ये हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो आप समझ गए एक EN में, क्योंकि आपको पता है ये EN का है ना स्ट्रक्चर बनाया मैंने, तो एक EN में कितने लिगेंड हो गए, 2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, यानी कि इसमें कितने हो गए, 6 लिगेंड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 6 हो गया। स्टूडेंट्स अब आपके सामने क्या एक नया क्वेश्चन है, ये देखिए Na2 NiEDT है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, तो आंसर आता है इसका भी 6। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों है, क्योंकि आपको पता है EDT है हेक्साडेंटेट, यानी कि EDT है षटदंतुर लिगेंड है, इसमें 6 मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। अब ये EDTA है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए यहाँ हम शुरुआत करते हैं, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं आपके लिए क्लियर कर दूं। पहले देखो, पहले हम यहाँ लिखेंगे CH2, ये CH2, फिर ये N इस तरह से, फिर यहाँ लिखेंगे हम N इस तरह से। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, सेम वे यहाँ पर देखिए ये CH2 और यहाँ हो जाएगा COO नेगेटिव, और यहाँ पर भी सेम CH2 COO नेगेटिव। ये देखिए, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि ये EDTA का स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये EDTA का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिगेंड कितने हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, आपको पता है, एक ये है, कितने हो गए 4, एक ये है 5 और ये हो गया 6। तो इसमें 6 लिगेंड होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट। ये देखिए हेक्साडेंटेट, ये हेक्साडेंटेट, हिंदी में कहते हैं इसे षटदंतुर, षटदंतुर, क्योंकि इसमें है ना एक दंतुर लिगेंड जो है 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात की जाए तो टोटल कितने हैं, 6 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर को आखिर बनाया कैसे जाए, तो पहले हम एक काम करते हैं, आपके सामने ये EDTA है तो कोई बात नहीं, बस आप इस पर कंसंट्रेट करना। देखो इथिलीन डायमाइन, तो पहले आप इथिलीन डायमाइन लिख लो, उसका फार्मूला आपको पता है, ये देखिए CH2 और फिर ये NH2 और ये देखिए NH2, ये हो गया इथिलीन डायमाइन। अब इसके बाद में टेट्रा एसीटेटो है, तो एसीटेटो का फार्मूला भी आपको पता है, क्या है डियर, ये देखिए CH3 COO नेगेटिव, ये हो गया इथिलीन डायमाइन का, है ना, और ये हो गया किसका, एसीटेटो का। अब लेकिन यहाँ क्या लिखा है, टेट्रा एसीटेटो, यानी कि इसके साथ आपको 4 एसीटेटो लिंक करना है। तो कैसे लिंक करोगे, चलो शुरू करते हैं। देखिए आप फिर से इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए, कैसे, ये देखिए यहाँ पर CH2 फिर N, ठीक है, फिर यहाँ पर N लिख लो, और यहाँ पर ये 2 H थे, उनके लिए आपने ये 2 बॉन्डिंग ऐसे कर दी, सिमिलरली इधर भी आपने ऐसे कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 होती है, ये देखिए एक लोन पेयर, एक इधर एक इधर एक इधर, ये 3 वैलेंसी हो गई। सिमिलरली इधर भी देखिए नाइट्रोजन 3 वैलेंसी है, एक ये और एक ये, एक साथ में लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझने की ज़रूरत है आपको वो ये कि एसीटेटो में यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी अगर हम देखें तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है डियर, 4 है। ये देखिए इसकी वैलेंसी कैसे, इसको आप ऐसे समझिए H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, आप देख सकते हैं, ये देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ लिंक करोगे, आपको पता है यहाँ H है ना,
तो आप क्या करोगे, याद रखिए अगर इस एसिटेट को लिंक करोगे इससे तो एक H इसका हटा दो और एक H इस NH2 में से एक H इसका हटा दो, तो अब यहाँ क्या बचेगा CH2 COO नेगेटिव, बस जोड़ दो, हो गया। ये देखो CH2 COO नेगेटिव, ये देखो CH2 COO नेगेटिव। इसी तरीके से आप इधर लिख लीजिए क्या, CH2 COO नेगेटिव और यहाँ पर CH2 COO नेगेटिव। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो नेगेटिव है ये आखिरी वाले ऑक्सीजन पर लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि EDTA का स्ट्रक्चर कैसे बना। ठीक है, देखिए लिगेंड कितने इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हेक्साडेंटेट। अब इस पर चार्ज की अगर बात कीजिए तो चार्ज कितना होता है, देखिए एक -1 -1 -1 -1, तो इस पर चार्ज मतलब आवेश, वो कितना होता है डियर, चार्ज इस पर होता है -4। ये देखिए, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये क्या होता है, हेक्साडेंटेट। तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो इसके जस्ट बाद आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इसको हम शॉर्ट में EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में EN बोलते हैं, हिंदी में से कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब ये प्रभावी परमाणु क्रमांक, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स संकुल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा चलो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालो, तो पहले आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सिखाते हैं। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का ये फार्मूला आपके सामने है, ये देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। ये देखिए हिंदी में कहते हैं इसको प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर धातु का परमाणु क्रमांक माइनस आयन के निर्माण में कम हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये फार्मूला अपन तब लिखते हैं एग्जाम में जब थ्योरी या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कैलकुलेट करना हो, या तो थ्योरी में लिखेंगे या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमको निकालना हो। लेकिन मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल यानी कि धातु का परमाणु क्रमांक निकला है, वो तो लिख दोगे आप। ये इलेक्ट्रॉन लॉस इन आयन फॉर्मेशन यानी कि आयन के निर्माण में इलेक्ट्रॉन जो कम हो जाते हैं उनकी संख्या, तो ये क्या है, तो याद रखिए डियर ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। जो भी आपको हमने ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया था, बस ये वही है। ठीक है, बस उसको लिख देना। और यहाँ देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड। आपको पता है एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को देता है, यानी एक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो जितने लिगेंड उस धातु से जुड़े हुए होंगे उसके डबल आप इलेक्ट्रॉन कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसको और शॉर्ट में आपको लिखना हो तो और शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूँ। देखो कैसे, ये आ जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड। ये देखिए ये इसको और इजी कर दिया मैंने, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड, बस निकल आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो कैसे, अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये देखिए FeCN6 4 नेगेटिव, इसमें आपको इस Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखो। अब Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर 26, ये आपने लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 6 में से 4 गए, कितना आएगा डियर 2, तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो 2। अब देखिए लिगेंड कितने यहाँ पर 6 का डबल इलेक्ट्रॉन कर दो, तो 6 2 जा 12, तो 12 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 26 में से 2 गए, 24 प्लस 12 इक्वल टू क्या आ गया 36। ये जो 36 आया है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको पता है क्रिप्टॉन 36 के लिए होता है। ठीक है, यानी कि ये
कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है, ये संकुल क्या है, स्थायी है। आपको पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स यानी संकुल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर इनर्ट गैस के इक्वल आता है तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, यानी क्या होता है, स्थायी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। जैसे हमारे सामने है NiCO का होल 4। अब ये एक काम करो, इसमें CO कितने हैं, 4 हैं। तो पहले एक काम करो, ये फार्मूला लिख लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, अब निकिल का एटॉमिक नंबर आपको पता है 28 होता है, ये 28 लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो पता है आपको 0 आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है ये। तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0, तो आपने 0 लिख दिया। आपको पता है 4 लिगेंड है यहाँ पर, इसके डबल इलेक्ट्रॉन कर दो, कितने हो जाएंगे, 8। अब 28 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया डियर, 36, यानी ये भी क्या है, स्टेबल यानी स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CuCN4 3 नेगेटिव। आपको पता है Cu का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है डियर। तो एक काम करो 29 लिख दो। अब यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो भाई यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा 1, ठीक है, कितना निकलेगा डियर, 1। तो आपने यहाँ पर -1 कर दिया। अब यहाँ लिगेंड देखो कितने हैं, 4 है, 4 का डबल कर दो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ 8 हो गया। फिर क्या हो जाएगा डियर, देखिए 28 प्लस 8 फिर से क्या आ गया डियर, 36, यानी ये भी क्या है, स्टेबल। ठीक, अब आपके सामने क्वेश्चन उठता है कि क्या ये इनर्ट गैस अक्री गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर ही सबके आएंगे क्या? मैं कहूँगा नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ संकुल ऐसे होते हैं कि जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से 1 और 2 यूनिट कम भी होता है, उसके बाद भी हम उसको स्टेबल मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शनल में आता है, यानी हिंदी में अपवाद बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब जैसे क्वेश्चन देखो, PdCl4 2 नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, PD का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना आएगा डियर, 46। तो यहाँ पर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है हमको, तो पहले क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। अब PD का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 46, ये 46। अब अपन को क्या करना रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की निकालना होती है, निकालो। तो 4 और 2 यानी कितना आएगा इसका, 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब लिगेंड कितने हैं यहाँ पर, 4 का डबल कर दो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 8, ये 8 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करो इसको, 44 प्लस 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा डियर, 52। ये देखिए 52 आया, जबकि आपको पता है जीनॉन का कितना होता है, 54 होता है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ संकुल ऐसे होते हैं कि जिनमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के जो एटम होते हैं उनके एटॉमिक नंबर से 1 और 2 यूनिट कम भी होते हैं, तो वो भी क्या, स्टेबल कॉम्प्लेक्स ही माने जाते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आते हैं। तो आपको ये देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम इस बात को समझते हैं कि ये इसको डिफाइन कैसे किया जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिफाइन कैसे होगा। तो डियर अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में EN बोलते हैं। इसको आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम द लिगेंड इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बस खत्म हो गया, कितना इजी है। एक बार फिर से देखिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम द लिगेंड इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, हिंदी में सुनिए, केंद्रीय धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगेंड द्वारा प्राप्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से हिंदी में बात करते हैं, देखिए, केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा लिगेंड द्वारा प्राप्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया।
अब देखिए, इसकी थ्योरी में अगर हम आगे चलें तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी संकुल में सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड तब तक अटैच होते जाते हैं जब तक कि उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं हो जाता, जिससे वो क्या स्टेबल हो जाते हैं, जिससे क्या वो स्थायी हो जाते हैं या स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं कि जिनमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो इनर्ट गैस के एटम के एटॉमिक नंबर से 1 और 2 यूनिट कम भी हो सकता है। ठीक डियर, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।